Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Shahriyar Khan Marwat, Master Trainer and Master Assessors from KPTEFTA. We welcome you all to the CBT Refresher course for Assessors. This course is equally good for beginners. तो हम आपको अपने आज के लेक्चर में वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा प्रिपेयरिंग कैंडिडेट्स फॉर असेसमेंट के हवाले से। इसके हमारे दो लर्निंग आउटकम्स होंगे, एक होगा प्रिपेयर कैंडिडेट्स फॉर द असेसमेंट प्रोसेस और दूसरा होगा डिटरमिन कैंडिडेट्स रेडीनेस फॉर द असेसमेंट। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी स्टूडेंट, किसी कैंडिडेट की कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट लेते हैं तो उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम असेसमेंट से पहले उसकी प्री असेसमेंट मीटिंग करवाते हैं, तो प्री असेसमेंट मीटिंग में हम उसको प्रिपेयर करते हैं और हम ये डिटरमिन करते हैं कि कैंडिडेट जो है वो हमारा असेसमेंट देने के लिए तैयार है या नहीं। तो इस सारे प्रोसेस को, प्रिपेयरिंग कैंडिडेट फॉर असेसमेंट को हम अपने आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ असेसमेंट। सो जब भी हम किसी स्टूडेंट की असेसमेंट लेते हैं तो सबसे पहले हम उसकी प्री असेसमेंट मीटिंग करवाएंगे। प्री असेसमेंट मीटिंग में हम उसको A to Z जो भी हमारा असेसमेंट का प्रोसेस होगा वो हम उनके सामने एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी चीज़ उसमें से हम छुपाएंगे नहीं। कितना टाइम होगा असेसमेंट का, कौन सी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड, कौन सा हम जो है तो उनसे टास्क करवाएंगे, उसके लिए टाइम कितना होगा, उसमें से कौन कौन से एविडेंस उसने हमें प्रोवाइड करके देने हैं, ठीक है। और एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ असेसमेंट, हमने सबसे पहले उनको पर्पस ऑफ असेसमेंट समझाना है कि हमारा जो पर्पस ऑफ असेसमेंट है ये हम जो है तो हम हमारा जो पर्पस है इस असेसमेंट को लेने के बाद हम उनकी सर्टिफिकेशन करवाएंगे, या हमारा पर्पस जो है वो डेवलपमेंटल पर्पस है कि स्टूडेंट्स की हम परफॉर्मेंस चेक करना चाह रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसको पर्पस ऑफ असेसमेंट समझाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज सेल्फ असेसमेंट एंड एनालिसिस टेक्निक। अच्छा, तो सेल्फ असेसमेंट एंड एनालिसिस टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो हम एक प्रोफॉर्मा होता है जो हम स्टूडेंट से फिल करवाते हैं, जिसको फिल करने के बाद स्टूडेंट को अंदाज़ा हो जाता है या उसको पता चल जाता है कि मैं इस असेसमेंट्स को देने के लिए रेडी हूँ या नहीं। फॉर एग्जांपल हम एक सेल्फ असेसमेंट उसको पकड़ाते हैं अगर उसका किसी भी ट्रेड में एग्ज़ाम हो रहा है, तो इस ट्रेड में जोन से कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स में उसकी असेसमेंट्स हो रही है, उनके हम जो है तो टास्क या ड्यूटीज़ जो हैं वो हम उनके सामने लिख लेते हैं और उनका एक सेल्फ असेसमेंट जो है उनको हम दे देते हैं। उनको उसमें लिखा होता है कि आप ये टास्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स अगर ये टास्क कर सकता है तो वो सारे टिक करेगा और उसको पता चल जाएगा कि मैं ये असेसमेंट देने के लिए रेडी हूँ। और अगर उसमें से वो कोई भी टास्क नहीं कर सकता तो उसके सारे जो बॉक्सेस होंगे वो उसको टिक नहीं कर पाएगा और उसको पता चल जाएगा कि मैं ये असेसमेंट देने के लिए जो है तो रेडी नहीं है। तो सेल्फ असेसमेंट टेक्निक इसलिए होती है कि स्टूडेंट जो है जब असेसमेंट स्टार्ट हो जाए तो कोई सरप्राइजेस उसके सामने ना आए, उसको सब चीज़ें पहले से पता हो कि मैंने असेसमेंट में कौन कौन से टास्क या ड्यूटीज़ जो हैं वो मैंने परफॉर्म करनी है। तो सेल्फ असेसमेंट मीटिंग जो होती है ये हमारे पास प्री असेसमेंट मीटिंग जो होती है उसमें ये सारी चीज़ें आपने लिखी होती है कि आपने कौन कौन से प्रैक्टिकल टास्क करने हैं, आपने कौन कौन से जो है तो एविडेंस प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। अगर कोई पोर्टफोलियो है उस टास्क में उसने एज एविडेंस प्रोड्यूस करना है तो वो पोर्टफोलियो कौन सा होगा। तो ये सारी चीज़ें पहले से आप उसको प्री असेसमेंट मीटिंग में एक्सप्लेन करवा देते हो या सेल्फ असेसमेंट में भी उसको पता चल जाती है। ये एक एग्जांपल है सेल्फ असेसमेंट एंड एनालिसिस टेक्निक का। ये हमारे पास मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का एक यूनिट ऑफ कॉम्पिटेंसी है जो कि है प्रोड्यूस थ्रेड्स ऑन द वर्क पीस। तो ये देखें P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, अगर ये सारे जितने भी इसके टास्क हैं, अगर इसके सामने स्टूडेंट का आंसर यस है तो इट मीन्स कि वो ये असेसमेंट देने के लिए रेडी है। और इसमें अगर किसी भी टास्क के सामने जो है तो उसका नो वो उसको टेक कर लेता है तो इट मीन्स कि वो ये असेसमेंट देने के लिए रेडी नहीं है।
सो आप लोग प्री असेसमेंट मीटिंग में क्या करवाते हो? प्री असेसमेंट मीटिंग में आप लोग को सारी डिटेल्स स्टूडेंट को दे देते हो जो उसको असेसमेंट के दौरान काम आनी है। जब एक दफ़ा असेसमेंट स्टार्ट हो जाए तो फिर वो कोई क्वेश्चंस भी नहीं पूछ सकता और फिर वो असेसमेंट ही करता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज़ असेसमेंट मेथड्स। तो असेसमेंट मेथड जो है ये डिटेल में आपको दूसरे वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टली एक्सप्लेन करवा देता हूँ कि असेसमेंट मेथड्स जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट असेसमेंट और दूसरा हमारे पास होता है इनडायरेक्ट असेसमेंट। सो डायरेक्ट असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जो बिल्कुल आपके सामने हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, आप जो है तो स्टूडेंट्स को एक कोई प्रैक्टिकल देते हैं और वो आपके सामने परफॉर्म कर रहा है, तो दिस इज डायरेक्ट असेसमेंट। या अगर आप उनसे कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हो और वो आपको आंसर दे रहा है, तो दिस इज आल्सो डायरेक्ट असेसमेंट। ठीक है। इनडायरेक्ट असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जो डायरेक्टली आपके सामने नहीं हो रही होती। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप उनको कोई प्रोजेक्ट देते हो कि ये प्रोजेक्ट आप लोगों ने करना है और 2 हफ्ते के बाद आपने आके हमें दिखाना है, तो ये आपके पास क्या है, वो इनडायरेक्ट असेसमेंट है। या अगर आप उनको कोई असाइनमेंट देते हो कि ये असाइनमेंट आप लोगों ने घर में जाके पूरी करके लानी है कल, तो वो भी आपके पास क्या है, इनडायरेक्ट असेसमेंट है। तो असेसमेंट मेथड जो है वो 2 किस्म के हो सकते हैं, डायरेक्ट असेसमेंट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट असेसमेंट भी हो सकता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ एविडेंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग में चूंकि स्टूडेंट्स को जो है तो वो एविडेंस बेस्ड उसमें आपको जो है तो परफॉर्मेंस शो करनी होती है और उसी एविडेंस की बेस पे जो है तो आप स्टूडेंट को जो है तो कॉम्पिटेंट या नॉट येट कॉम्पिटेंट डिक्लेयर करते हो। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एविडेंस हमारे पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग में 3 टाइप्स ऑफ एविडेंस है। एक है नेचुरली ऑकरिंग एविडेंस, एक है एविडेंस ऑफ प्रायर परफॉर्मेंस और तीसरा है स्पेशली एलिसिटेड एविडेंस। सो नंबर फर्स्ट, नेचुरली ऑकरिंग एविडेंस। नेचुरली ऑकरिंग एविडेंस सिंपल जो नेचुरल एविडेंस होती है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है तो परफॉर्मेंस कर रहा है और आप उस परफॉर्मेंस को जो है तो ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है। तो ये आपके पास नेचुरली ऑकरिंग एविडेंस हो गया। कोई आपने उसको काम दिया हुआ है कोई प्रोजेक्ट के सैंपल्स बनाने को और वो आपको वो सैंपल्स या कोई प्रोटोटाइप बना के लाता है, ये भी आपके पास नेचुरली ऑकरिंग एविडेंस। ठीक है। कोई पोर्टफोलियोज हो गया या प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट्स हो गई, ये सारी आपकी नेचुरल ऑकरिंग एविडेंस होती है। दूसरा है एविडेंस ऑफ प्रायर परफॉर्मेंस। एविडेंस ऑफ प्रायर परफॉर्मेंस वो एविडेंस होते हैं जो वो उसने पहले से कहीं उसने कोई काम किया होता है और उसका प्रूफ आपके पास लेके आता है कि ये मैंने किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपके पास कोई सर्टिफिकेशन लेके आता है कि जी मैंने 1 साल पहले ये 3 मंथ्स का कोर्स किया हुआ था और इसका मेरे पास ये देखिए सर्टिफिकेशन है और ये सर्टिफिकेशन इस बात का प्रूफ है, इसका एविडेंस है कि मुझे ये काम आता है। तो ये आपके पास एविडेंस ऑफ प्रायर परफॉर्मेंस में आ सकता है। एविडेंस ऑफ प्रायर परफॉर्मेंस आपके पास कोई रेफरेंस आ सकता है। ठीक है। इसने कोई पिछले जो है तो इस कंपनी में काम किया हुआ हो, ठीक है, और उस कंपनी का बॉस या उस कंपनी का मैनेजर जो है वो उसको जो है तो रेफर करता है कि हाँ इसको ये काम आता है, तो ये भी आपके पास एविडेंस ऑफ प्रायर परफॉर्मेंस हो गया। या कोई भी अटेस्टेशन हो गई, ये भी आपके पास एविडेंस ऑफ प्रायर परफॉर्मेंस। स्पेशली इलिस्टेड एविडेंस जो होता है ये आपके पास सप्लीमेंट्री एविडेंस होता है। ठीक है। सो नेचुरली ऑकरिंग और एविडेंस ऑफ प्रायर परफॉर्मेंस के अलावा अगर आपको कोई सप्लीमेंट्री एविडेंस चाहिए होता है, कोई एक्स्ट्रा एविडेंस चाहिए होता है, तो उसके लिए आप लोग फिर स्पेशली इलिस्टेड एविडेंस जो है वो आप लोग जो हो तो उनकी तरफ फिर आप आते हो। अच्छा, अपील प्रोसेस, जैसे मैंने आपको समझाया है कि प्री असेसमेंट मीटिंग में आप स्टूडेंट को जो है तो पूरा सब कुछ A to Z असेसमेंट का एक्सप्लेन करते हो कि असेसमेंट का टाइम कितना होगा, असेसमेंट कौन सी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड में होगा। ठीक है। इसके लिए आपने कौन कौन से एविडेंस जो है तो आपने प्रोवाइड करने हैं मुझे। ठीक है। और इसके अलावा प्री असेसमेंट मीटिंग में आप लोग जो है तो अपील प्रोसेस भी जो है तो कैंडिडेट को एक्सप्लेन करते हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग में जो है इसका ये भी एक फीचर है कि इसमें अपील का राइट भी है कैंडिडेट के पास। फॉर एग्जांपल, आप किसी कैंडिडेट को नॉट येट कॉम्पिटेंट करते हो, ठीक है, और कैंडिडेट आपके फैसले के साथ खुश नहीं होता, ठीक है, तो उसके पास राइट है कि वो अपील कर सकता है। ठीक है। तो अपील का प्रोसेस क्या होगा कि जिस असेसमेंट सेंटर में स्टूडेंट की असेसमेंट हुई है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल उस असेसमेंट सेंटर में जो है तो वो नॉट येट कॉम्पिटेंट होता है, तो वो उसी असेसमेंट सेंटर में क्या करेगा, एक अपील जो है तो वो फॉरवर्ड करेगा। ठीक है। और अपील का जो रिस्पांस होगा वो 30 डेज के अंदर अंदर ही आएगा। ठीक है। और 30 डेज के अंदर अंदर अगर उसके कैंडिडेट की अपील का रिस्पांस नहीं आया तो वो डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट या अपनी अपील जो है वो
नेपटेक में जमा कराएगा। नेपटेक जो है वो इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करेगा, विद इन 7 डेज जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, और फिर वो अपनी एक जो है तो मॉडरेशन पैनल या मॉडरेशन कमेटी बिठाएंगे और वो देखेंगे कि ये उसके अपील के प्रोसेस को वो देखेंगे कि आया वो रियल में वो कॉम्पिटेंट था या वो नॉट येट कॉम्पिटेंट था। सो दिस इज द अपील प्रोसेस जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग की एक इम्पोर्टेंट फीचर है। ठीक है, सो इसमें आप लोग जब ये पूरा आप इसको प्री असेसमेंट मीटिंग कर लेते हो तो आखिर में आप कैंडिडेट से पूछते हो कि आप जो हो तो आप इस असेसमेंट को करने के लिए रेडी हो या नहीं। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट कहता है कि मैं रेडी हूँ तो तभी आप उसकी असेसमेंट ले सकते हो। अगर स्टूडेंट कहता है कि मैं रेडी नहीं हूँ तो आप लोग उसकी असेसमेंट नहीं ले सकते। आप लोग उसको जो है तो दूसरी आप उनको कहते हो कि आप प्रिपेयर करो अपने आप को, और फिर जो अगली री असेसमेंट होगी उसमें आप दोबारा असेसमेंट के लिए आइएगा। अच्छा, अब है रिक्वायरमेंट फॉर असेसमेंट एविडेंस। असेसमेंट के जो है वो 5 प्रिंसिपल्स हैं असेसमेंट एविडेंस के। नंबर फर्स्ट जो है वो है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा है रिलायबिलिटी, तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, चौथा है सफिशिएंसी, और पांचवा जो है तो वो है करेंसी। ये पांचों प्रिंसिपल्स जो हैं असेसमेंट एविडेंस के लिए, इस पर पूरा उतरना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कोई भी प्रिंसिपल लैग करेगा या कोई भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा तो ये असेसमेंट जो एविडेंस की होगी वो ठीक नहीं होगी। सबसे पहले जो है वो है ट्रांसपेरेंट। सो ट्रांसपेरेंट असेसमेंट का मतलब ये है कि स्टूडेंट से असेसमेंट प्रोसेस के बारे में कोई भी बात छुपी हुई नहीं होती। ठीक है, उसको पूरे असेसमेंट प्रोसेस का पहले से बताया जाता है। ठीक है, कि ये असेसमेंट प्रोसेस है और इसमें आपका ये रोल है, आपने ये वाले टास्क परफॉर्म करने हैं, आपने ये वाले एविडेंस प्रोवाइड करके करने हैं। ठीक है, और अगर कोई हमारे पास यहाँ पे जो है तो स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, नेपटेक, टीटीबी या केपीटेप्टा, कहीं से भी, वो आप उनके सामने उनको इंट्रोड्यूस करवाते हो और पूरा प्रोसेस आप उनको एक्सप्लेन करवाते हो। कोई भी चीज़ जो है तो वो स्टूडेंट से छुपी हुई नहीं होती। तो ये आपके पास क्या है, ये ट्रांसपेरेंसी है। दूसरा नंबर पे है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक असेसर आता है, ठीक है, वो एक कैंडिडेट की असेसमेंट करता है और कैंडिडेट जो है तो वो उसमें कॉम्पिटेंट होता है उसकी असेसमेंट। ठीक है, अब अगर कोई दूसरा असेसर आता है और उसी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड में उसी स्टूडेंट की असेसमेंट लेता है तो उसका रिजल्ट भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर डिफरेंट असेसर्स जो हैं वो किसी एक कैंडिडेट की असेसमेंट लें सेम कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड में तो सबका रिजल्ट सेम आए। तो इट मीन्स ये प्रोसेस जो है असेसमेंट एविडेंस का, ये क्या है, ये रिलायबल है। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट असेसर जो है किसी एक कैंडिडेट की सेम कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड में असेसमेंट लें और डिफरेंट असेसर्स का रिजल्ट डिफरेंट आए तो इट मीन्स ये प्रोसेस रिलायबल नहीं। ठीक है, सो रिलायबिलिटी का प्रिंसिपल भी ज़रूर जो है वो फॉलो होना चाहिए। तीसरा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है। सो आपका प्रोसेस जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपने स्टूडेंट को एंटरटेन करना है। ठीक है, तो अगर कोई परफॉर्मेंस दे रहा है या कोई वो एविडेंस दे रहा है तो उसमें अगर वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एविडेंस आपको देता है जो है तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है, तो उसमें भी आपको बीइंग एन असेसर जो है वो आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, या अगर स्टूडेंट को कहीं भी एंटरटेन करने की ज़रूरत हो जिससे जो है तो कोई रूल्स वायलेट ना हो तो आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी जो है तो वो आप उसको फ्लेक्सिबल नहीं फॉलो करवा रहे तो ये भी आपका जो है तो वो
सो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ व्हेन आप जो है तो स्टूडेंट को जो है तो फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है किसी एक टाइम पे जो है तो वो असेसमेंट के लिए रेडी नहीं होता, वो कहता है कि मैं आज रेडी नहीं हूँ, मैंने कल या परसों मैंने अपना असेसमेंट देनी है। तो इस सिलसिले में भी आपको बीइंग एन असेसर जो है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि नहीं आपने अभी ही असेसमेंट देनी है और परसों आप असेसमेंट नहीं देंगे, ठीक है। या अगर वो एविडेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट या सप्लीमेंट्री एविडेंस में से कोई भी दिखाता है और तो वो आपको देखना पड़ेगा और आपको उसमें भी फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को भी आपने बीइंग एन असेसर जो है वो फॉलो करना है। अच्छा, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट एविडेंस जो है वो सफिशिएंसी है। तो सफिशिएंसी का मतलब ये है कि स्टूडेंट जो है या असेसी जो है, जो एविडेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है वो एविडेंस इतना इनफ है कि जिसके बेस पे आप उसको कॉम्पिटेंट या नॉट येट कॉम्पिटेंट डिक्लेयर करते हो, ठीक है। सो इसका एविडेंस जो है वो इतना होना चाहिए, इतना काफ़ी होना चाहिए, इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि जिसकी बेस पे आप इसको कॉम्पिटेंट डिक्लेयर करें। ऐसे ना हो कि वो बहुत थोड़ा सा एविडेंस आपको प्रोवाइड करे और वो एविडेंस सफिशिएंट ना हो कॉम्पिटेंट डिक्लेयर करने के लिए और आप इसको कॉम्पिटेंट डिक्लेयर करें, ठीक है। तो फिर सफिशिएंसी का रूल जो है या प्रिंसिपल जो है वो फॉलो नहीं होगा। सो आपने सफिशिएंसी को भी फॉलो करना है। फिफ्थ रूल जो है प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट एविडेंस का वो है करेंसी, कि आपका जो स्टूडेंट या एसएससी जो है जो आपको एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है वो करंट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एविडेंस हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक प्रोसेस जो है वो 10-15 साल पहले हो रहा था और आज जो है तो उस प्रोसेस में काफ़ी एडवांसमेंट आ गई है, ठीक है। और वो जो है स्टूडेंट जो आपको एविडेंस दे रहा है वो आपको करंट एडवांस की नहीं दे रहा एविडेंस, और वो आपको 15 साल पहले वाली एविडेंस दे रहा है। तो इट मीन्स कि ये एविडेंस जो है इसमें करंट नहीं है, ये एविडेंस करंट नहीं है। तो आपके एविडेंस जो होंगे वो करंट स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए। तो ये आपका तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स फॉर असेसमेंट एविडेंस के हो गए। 5 हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं। एक है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा है रिलायबिलिटी, तीसरा जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, चौथा जो है वो है सफिशिएंसी और पांचवा जो है वो करेंसी। सो तो ये था हमारा आज का सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको जो है तो काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, ठीक है। इस लेक्चर्स को हम क्विकली माइंड अप कर रहे हैं, वो डिटेल वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी पॉइंट किसी स्टूडेंट को जो है तो अगर समझ ना आई हो तो ईमेल मैंने अपना दिया हुआ है, आप लोगों ने तो उससे जो है अभी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, आप सेंड करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।